4 फरवरी 2019 को अल सुबह 3 बजे राजस्थान डूंगरगढ़ जिले के सागवाड़ा थाने की फोन की घंटी बज उठती है। सूचना देने वाला व्यक्ति बताता है कि कंडोला नदी के पुल के पास एक कार क्षतिग्रस्त होकर पलट गई है। जैसी ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके के लिए रवाना हो जाती है और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि एक कार पलट गई होती है, पर उस कार में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं होता है और कार का डोर बंद होता है। पुलिस के द्वारा आसपास की छानबीन की जाती है तो कार से लगभग 20 मीटर की दूरी पर नदी के नीचे एक पत्थर पर एक महिला की लाश मिलती है। उस महिला के सिर पर किसी चीज से वार किया गया था और चेहरे को बुरी तरीके से कुचल दिया गया था, क्योंकि सिर से बहुत खून निकलकर चट्टान पे बहा था। नदी के आसपास ही कुछ दूर पर माला, कपड़ा और नारियल जैसी चीजें वहां मौजूद थीं। पुलिस घटनास्थल के आसपास की बारीकी से जांच करने पर जुट जाती है। पुलिस ने देखा कि गाड़ी की जैसी हालत है, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि कार का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं था और न ही रोड पर कोई एक्सीडेंट के निशान थे। और जिस तरह महिला के सिर पे चोट और चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ा गया था, पुलिस को प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि महिला की हत्या की गई है और उसकी पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा बिगाड़ा गया है। सुबह सुबह 4 फरवरी को एक महिला जिसका नाम चारुलता होती है थाना पहुंचती है और अपनी छोटी बहन ऋचा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। वह बताती है कि उसकी छोटी बहन ऋचा, जिसकी उम्र 33 साल है, कल 3 फरवरी को रात लगभग 11:30 बजे अपने घर से निकली थी। अपनी बेटी को बताया था कि 1 घंटे के बाद वह वापस आ जाएगी, पर अभी तक वह वापस नहीं आई है और ऋचा की बेटी हेमश्री ने ही उसको फ़ोन करके बताया है कि मम्मी अभी तक वापस नहीं आई है। तब पुलिस को यह बात सुनकर कहीं लगता है कहीं ना हो कंडोला में नदी के पास जो लाश मिली है कहीं वो ऋचा की तो नहीं है। इसलिए पुलिस उसकी शिनाख्त उसकी बहन चारुलता से कराती है उस लाश की, जिसे देखकर चारुलता फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो लाश ऋचा की होती है। और चारुलता ये बताती है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट है, ऋचा की हत्या की गई है और उसे एक्सीडेंट किसी के द्वारा बताया जा रहा है। पुलिस पहले भी इसी एंगल पे जांच कर रही थी। पुलिस को प्रथम दृष्टया लगा था कि ये हत्या का मामला है। ऋचा की बहन चारुलता से पुलिस पूछताछ करती है और उसने बताया कि उसकी बहन ऋचा की शादी उदयपुर के रहने वाले राजेश शर्मा से 2006 में हुई थी, पर दोनों के बीच वाद विवाद हो रहे थे, इसलिए ये शादी महज 5 साल चली और उसके बाद 2021 में दोनों का तलाक हो गया। पहली शादी से ऋचा को 12 साल की एक बेटी जिसका नाम हेमश्री है और तलाक के बाद वह अपने घर पिता के यहाँ आ गई थी और 4 साल लगभग वह पिता के घर रही और फिर 2016 में उसकी शादी मुंबई कल्याण के रहने वाले परीक्षित शर्मा से हो गई। जब वह मुंबई अपने पति के साथ रहने लगी और अपनी बेटी, जो उसकी बेटी रहती वही सबला में ही रह के पढ़ाई कर रही थी। ऋचा अपनी बेटी से मिलने अक्सर सबला आती। घटना से 5 दिन पहले ऋचा अपनी बेटी से मिलने सबला आई हुई थी। पुलिस इन सवालों के जांच में जुट जाती है कि आखिर 23 वर्षीय ऋचा की दुश्मनी किससे थी और जिसने उसकी हत्या कर दी उसने उसे हादसे की रूप देने की कोशिश की। अब पुलिस इन सवालों की तलाश में जुट जाती है। तभी कुछ ऐसा पुलिस के सामने सच आता है जो कि हैरान करने वाला होता है। पुलिस को पता चलता है कि पहले पति के तलाक के बाद ऋचा अपने पिता के पास आ गई और पिता के साथ ही रहने लगी, तो पिता ने अपनी जायदाद ऋचा के नाम पर करा दी थी, जिससे कि ऋचा का भाई था वो नाराज था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही थी कि कहीं इस हत्या में उसके भाई का हाथ तो नहीं है, पर
पुलिस अभी जांच ही कर रही थी, तभी पुलिस को एक और जानकारी मिलती है कि ऋचा एक तांत्रिक प्रदीप कुमार पुरोहित से अक्सर मिलने जाती थी। ऋचा का तांत्रिक प्रदीप कुमार पुरोहित पर अंधा विश्वास था। जब यह बात की जानकारी पुलिस को होती है तो शक की सुई तांत्रिक प्रदीप कुमार पुरोहित पर घूम जाती है। तांत्रिक प्रदीप कुमार पुरोहित भी हॉस्पिटल में ही उस समय मौजूद था जब ऋचा की लाश मरचूरी में रखी थी। वह फूट फूट कर रो रहा था और शोक व्यक्त कर रहा था और बार बार ये बोल रहा था कि ऋचा मेरी शिष्या थी, हर काम मुझसे सलाह लेके करती थी और पता नहीं अचानक उसकी मौत कैसी हो गई। शक के आधार पर पुलिस ने तांत्रिक प्रदीप कुमार पुरोहित को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। जब पुलिस के द्वारा सख्ती की गई तो तांत्रिक प्रदीप कुमार पुरोहित ने सारा सच पुलिस को बता दिया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने किरणदीप और एक अन्य के साथ मिलकर ऋचा की हत्या कर दी है। पुलिस की पूछताछ में प्रदीप ने यह भी बताया कि ऋचा की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी उसकी स्कूल के जो मालिक थे भूपेंद्र, उसी के माध्यम से ऋचा से उसकी मुलाकात हुई और प्रदीप का ऋचा से संपर्क हुआ। ऋचा भूपेंद्र से काफ़ी नज़दीकियाँ थी ऋचा की। भूपेंद्र काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ था, इसलिए उसने तांत्रिक प्रदीप से अपने हालात सुधारने के लिए टोने टोटके भी करवाए थे और वह तांत्रिक प्रदीप पर काफ़ी विश्वास करता था। भूपेंद्र ने यह भी बताया था प्रदीप को कि उसने ऋचा से 30 लाख रुपए उधार लिया हुआ है और ऋचा को उसकी भारी ब्याज चुकाना पड़ता है, उसे बार बार हर महीने उसे ब्याज देना पड़ता है। इसलिए वह प्रदीप से चाहता था कि कोई ऐसा टोना टोटका करे जिससे कि ऋचा अपना पैसा मांगना बंद कर दे। तब तांत्रिक प्रदीप ने ऋचा के घर में रात को हड्डियां और अन्य चीजें फेंकना शुरू कर दी, जिससे ऋचा डरने लगी और यह बात भूपेंद्र को उसने बताई। तब उसने इसका निवारण के लिए तांत्रिक प्रदीप से मिलने के लिए बोला। ऋचा ने जब तांत्रिक प्रदीप से संपर्क किया और बताया कि उसके यहाँ रात को हड्डी और कुछ ऐसी चीज़ें फेंकी जा रही हैं, तब तांत्रिक प्रदीप ने कहा कि इस समस्या का मैं समाधान कर दूंगा। तब प्रदीप ने हड्डी और जो भी सामान थे वो ऋचा के यहाँ फेंकना बंद कर दिया, जिससे कि ऋचा को उसके तंत्र मंत्र पर विश्वास हो गया। अब वह हर छोटी बड़ी समस्याओं के निवारण के लिए तांत्रिक प्रदीप कुमार पुरोहित से मिलती, उसके पास जाती और वह हर समस्याओं के निदान के लिए अब तांत्रिक प्रदीप कुमार पुरोहित के पास जाने लगी थी। ऋचा के दूसरे पति परीक्षित शर्मा की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, उनका लास्ट स्टेज था। ऋचा जब भी अपने पति से मिलने मुंबई जाती तो उसकी पहली पत्नी की देखभाल में उसके पति इतना व्यस्त होते थे कि ऋचा को समय नहीं दे पाते थे, जिसका उसे बहुत मलाल था। इसलिए उसने तांत्रिक प्रदीप से अपनी सौतन को मारने के लिए टोने टोटके करवाने के लिए कहा कि तुम ऐसा कुछ टोना टोटका करो जिससे कि मेरी सौतन मर जाए। संयोग से जैसे ही तांत्रिक ने टोना टोटका शुरू किया दिखाने के लिए और इसी बीच उसकी सौतन की मृत्यु हुई। ऐसे में ऋचा का विश्वास प्रदीप पर बहुत गहरा हो गया और जिसका फायदा प्रदीप ने उठाया। अब ऋचा चाहती थी कि भूपेंद्र को कहीं कर्ज ना मिले, क्योंकि भूपेंद्र ने उसे 30 लाख रुपए ले रखा था और अगर वह कर्ज नहीं चुका पाएगा तो वैसी स्थिति में उसका स्कूल और उसकी संपत्ति ऋचा के नाम पे कर दे। तांत्रिक प्रदीप कुमार पुरोहित ऋचा के साथ डबल गेम कर दिया, क्योंकि जब भूपेंद्र ने प्रदीप को बताया कि ऋचा उसे कर्ज दी है और उसके प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है, तब उसने दोनों को मिलकर समझाइश की और दोनों का काम करने के लिए उसने ऋचा से 1 लाख रुपए और भूपेंद्र से 2.5 लाख रुपए देने का वादा किया था। भूपेंद्र ने तांत्रिक को 2.5 लाख रुपए देने का वादा किया था
तांत्रिक प्रदीप ने ऋचा को घटना से एक दिन पहले रात को अपने पास बुलाया और हिदायत दी कि किसी को भी जो हम तंत्र मंत्र विद्या कर रहे हैं उसके बारे में किसी को मत बताना। और ऋचा बताए हुए अनुसार किसी को बिना बताए घटना के एक दिन पहले जाकर तांत्रिक प्रदीप से मिलती है और फिर इस बात को तांत्रिक जो प्रदीप होता है उसकी बेटी हेमश्री से कंफर्म करता है कि जो बात मैंने बोली थी तो क्या ऋचा ने किसी को बताया। तो पता चलता है कि ऋचा ने इस बात को किसी को नहीं बताया था क्योंकि रात को वह तांत्रिक से मिलने गई थी। इस बात को जब वह कंफर्म कर लेता है कि ऋचा इस बात को किसी से नहीं बोली है तो घटना वाले दिन 3 फरवरी को वो उसे 11:30 बजे अपने दिए हुए लोकेशन पर बुलाता है जो कि सुनसान होता है और फिर हिदायत देता है कि तुम किसी को इस बारे में मत बताना है कि तुम कहाँ जा रही हो। इसलिए ऋचा अपनी बेटी को बोलती है कि मैं कुछ काम से जा रही हूँ, 1 घंटे के बाद वापस आ जाऊंगी। ऋचा प्रदीप के बताए हुए सुनसान स्थान पर गाड़ी लेकर पहुंच जाती है और चारों तरफ सुनसान इलाका होता है। ऋचा जब उस स्थान पर पहुंचती है तो प्रदीप और उसका एक साथी पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। वे उसे नदी के किनारे ले जाते हैं और उसे चट्टान पर बैठने के लिए बोलता है और बोलता है कि तंत्र मंत्र विद्या के लिए तुम्हें आँख बंद करना पड़ेगा। ऋचा जैसे ही चट्टान पर बैठती है, अपनी आँख बंद करती है तो उसका साथी एक लकड़ी से ऋचा के सिर पर वार करता है जिससे कि बेसुध होकर ऋचा गिर जाती है। उसके सिर से खून के फव्वारे निकलने लगते हैं। तभी पास ही रखा एक पत्थर उसके चेहरे पे दे मारता है जिससे कि ऋचा की वहीं मौत हो जाती है। फिर प्रदीप और उसका साथी सड़क पे खड़ी ऋचा की गाड़ी को खाई में ढकेल देते हैं जिससे ये लगे कि ऋचा की मौत एक्सीडेंट से हुई है। हत्या के बाद तांत्रिक प्रदीप ने ऋचा की बहन और रिश्तेदारों को यह समझाने की कोशिश की कि पुलिस को आप हत्या की जगह एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाओ जिससे कि एक्सीडेंटल जो क्लेम में राशि मिलेगी वो ऋचा की बेटी हेमश्री के काम में आएगी। जब वो बड़ी होगी तो इस राशि की ज़रूरत पड़ेगी। पर वहाँ ऐसा नहीं हुआ। ऋचा की बहन चारुलता और उसके रिश्तेदार इसको कतई मानने को तैयार नहीं थे कि ये एक्सीडेंटल केस है। वे शुरू से पुलिस को बता रहे थे कि जरूर ऋचा की हत्या हुई है। पुलिस ने ऋचा की हत्या का खुलासा 24 घंटे के अंदर कर दिया और चारों आरोपियों के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने ट्रायल के बाद सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट्स करें और आपके मन में कोई विचार आ रहे तब भी आप कमेंट्स करें और ये भी बताएं कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।